नमस्कार दोस्तों। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, उन पे हम बात करेंगे। और जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन पे हम बात करेंगे। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण खबरों की बात करते हैं। पहली खबर यह है कि और एक ऑर्गेनाइजेशन है ओईसीडी, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसने क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जारी किया है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि क्रिप्टो एसेट क्या होता है और ये क्यों जारी किया है। तो इन सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्रिप्टो एसेट क्या है और जो क्रिप्टो करेंसी है वो कैसे काम करती है और क्यों जारी किया गया है, वो हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये सारी बातें करेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मनी के फॉर्म में होती है, जो कोड के रूप में जनरेट होती है। क्रिप्टो करेंसी इकोनॉमी को मतलब कि पीयर टू पीयर रूप में क्या किया जाता है, इसको मतलब कि मॉनिटर किया जाता है। जैसे हम आप लोग भी क्या कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन हमें उस प्रोसेस का पार्ट बनना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी में जो भी स्ट्रिंग होती हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसमें प्राइवेसी क्या होती है, इंश्योर होती है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। और हाल ही में चर्चित, आप लोगों को पता होगा, बिटकॉइन, इथेरियम और एक्सआरपी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में चर्चा में रहती हैं। तो ये सारी बातें रहती हैं क्रिप्टो करेंसी बारे में हमने पढ़ा। लेकिन इससे संबंधित कुछ समस्याएं भी होती हैं। ये अधिक, जैसे हम बात करते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोगों के पास नॉलेज की कमी रहती है। कॉम्प्लेक्स टेक्निक है, आम नागरिकों को पता नहीं होती। मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग के आधार पर इसको सॉल्व किया जाता है, कोडिंग के आधार पर इसको सॉल्व किया जाता है। हाईली वोलेटाइल नेचर में आपको देखने को मिलता है। अक्सर आप न्यूज में सुनते हैं कि क्रिप्टो करेंसी 20,000 नीचे चली गई या फिर 20,000 ऊपर चलेगी डॉलर। इस आधार पे आप सुनते रहते हैं और इसको प्रत्येक आम जन इसको मतलब कि एक्सेप्ट नहीं कर पाता। दूसरा, विक्टिम ऑफ थेफ्ट और स्कैम, मतलब कि इससे हम आसानी से किसी थेफ्ट और स्कैम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। लोग इससे मनी लॉन्ड्रिंग को फंडिंग दे सकते हैं, लोग आतंकवाद को फंडिंग दे सकते हैं, लोग ब्लैक मनी को मार्केट में सर्कुलेट कर सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण साधन है, इससे हमारे कई नुकसान होते हैं। और दूसरा, कोई रिजर्व पेमेंट सिस्टम, स्कीमर की रिकवरी पेमेंट सिस्टम नहीं है, केवल ऑनलाइन मोड पे काम करता है। ठीक है। तो जैसे आरबीआई के पास रिजर्व मतलब कि एक रिकवरी सिस्टम होता है, जिसमें गोल्ड होते हैं, डॉलर होते हैं, कुछ अदर देश की कंट्री होती है, ऐसा कोई इसमें सिस्टम नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये वॉलेटाइल रूप में होता है, तो हम इसको सफल रूप से नहीं देख पाते। और ब्लैक मार्केट को भी बढ़ावा देता है। स्केलिंग इश्यू इसमें काफी देखने को मिलते हैं। और एक्सचेंज, ये जो हमारी फिएट करेंसी होती है उसके साथ इसको एक्सचेंज नहीं हो सकता, इसको नहीं कर सकते। कई देशों में ये एक्सचेंजेबल नहीं है। अधिकांश एक आध दो ऐसे हैं देश हैं जहां पे इसको लीगल टेंडर घोषित किया गया है। ठीक है। तो ये सारी समस्याओं के कारण लोग क्या करते हैं, इससे टैक्स की चोरी करते हैं कई कंपनियां, और उनका लेखा जोखा नहीं रह पाता। अगर लेखा जोखा नहीं रह पाता तो ये समस्या होती है। लोग क्या करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, तो सरकार को टैक्स राजस्व की हानि होती है। तो इसलिए ये कहा गया कि हम क्या लेके आते हैं, एक रिजीम लेके आते हैं, एक फ्रेमवर्क लेके आते हैं, ताकि जितनी भी क्रिप्टो एसेट है उनको स्टैंडर्डाइज मैनर्स में उनको रेगुलेट किया जा सके, उनको ऑटोमेटिकली एक्सचेंजेबल बनाया जा सके। ठीक है। और इंटरनेशनल टैक्स एवेजन जो घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल एसेट में, तो उसकी कमियों को भी क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक है। क्यों, 2021 में इसका जो मार्केट था वो 715 बिलियन के रूप में था, लेकिन जनवरी 2022 तक इसको हम $3 ट्रिलियन के रूप में देख सकते हैं। इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इसको रेगुलर कर सकें, टैक्स एविजन जैसी समस्याएं हैं उसको कम करने का प्रयास कर सकें। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये एक्सचेंजेस है, एक कवर करेगा, ब्रोकर को कवर करेगा, एटीएम ऑपरेटर को कवर करेगा, और जो रिलेवेंट क्रिप्टो एसेट है उनको क्या करेगा, कवर करेगा। कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ओईसीडी के तहत इसकी लाइन पे काम करेगा। ठीक है। और जो हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है एंटिटी
कस्टमर है, कंट्रोलिंग पर्सन टू आइडेंटिफाई है, उन सबको मतलब कि एक रेगुलेट करेगा ताकि उनमें कोई मतलब कि टैक्स एवेजन जैसी घटनाएं ना हो, कोई ब्लैक मार्केट सृजन ना हो। तो ये सारी समस्याएं मतलब कि सारी समस्याएं हैं उनका क्या करेगा, ये समाधान करेगा। तो इस फ्रेमवर्क को आप याद रखिएगा, क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किससे संबंधित है। ठीक है, अब कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ओईसीडी का, ओईसीडी ने 2014 में इसको पब्लिश किया। ये ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है, क्रॉस बॉर्डर में, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में, फाइट ऑफशोर टैक्स इवेजन में भी ये समाधान प्रोसेस मतलब कि समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं ओईसीडी। तो ओईसीडी में टोटल 38 नेशन है, जिसमें अमेरिकन और पैसिफिक के नेशन आते हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है। और ये मेनली किससे देखने को मिलता है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्याओं से ये देखता है, और अमर्जिंग इकोनॉमी है उनमें समाधान देने का प्रयास करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो हमने देख लिया। अब हमने मेनली क्या जाना था, क्रिप्टो करेंसी को जाना था। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो जान लेते हैं। मतलब कि पेमेंट करने में कोई मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब कि किसी सेंट्रल बैंक का इसमें इंटरफेरेंस नहीं है, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं है। मैं और हम मतलब कि आप और हम मिलकर भी पेमेंट कर सकते हैं। बस हमको और आपको उस पार्ट का, उस प्रोसेस का पार्ट बनना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, उसमें पेमेंट कर सकते हैं। ये ये आपकी मतलब कि निजता के अधिकार को भी सुरक्षित करेगा। इसमें एनोनिमिटी हमको देखने को मिलती है, उसको मेंटेन करेगा, ताकि आपकी निजता के अधिकार भी क्या होंगे, सुरक्षित होंगे। साइबर से संबंधित जो अटैक देखने को मिलते हैं उसमें भी समाधान करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को भी पूरा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, स्पीड ऑफ एक्सचेंज देखने को मिलेगा, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और इसकी फीस होगी या तो फ्री होगा या तो वेरी लेस होगी। और इसमें इस इन्फ्लेशन से संबंधित समस्याएं हमको देखने को नहीं मिलेगी, जैसे हमको फिएट करेंसी में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब इसमें कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, इसमें आइडेंटिटी है, कोई आपकी चोरी नहीं कर सकता। इसमें सभी के लिए एक्सेसिबल है, और लोअर फीस इसमें देखने को मिलती है। ये हमने बातें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। और ये सब चीजें किस मैनर में होती हैं, डिसेंट्रलाइज मैनर में होती हैं। इसमें कोई एक प्रमुख आरबीआई जैसा आपको रेगुलेट करने वाला पार्ट नहीं होता है, इसलिए इस समस्याओं का समाधान आपको देखने को मिलता है। अब कोई कोई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ पॉजिटिव के साथ कुछ नेगेटिव भी आते हैं। तो ये इसके हमने नेगेटिव डिस्कस किए, ये उसके कुछ पॉजिटिव हैं, तो आप इसको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, अब आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन दी हैं ट्रेड सेटलमेंट के लिए। हम इंडियन रुपी में ट्रेड करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आरबीआई ने कहा है कि जुलाई 2022 से जो यूको बैंक है और यस बैंक है वो बोस्त्रो अकाउंट के द्वारा फैसिलिटेट करेंगे इस प्रोसेस को, ताकि हमारा ट्रेड इंडियन रुपी में हो, और हमारे लिए हम अन्य देशों से क्या, रसिया से भी क्रूड ऑयल परचेज कर पाएं और सस्ता कर पाएं, और अपनी वैल्यू की, जो अपने रुपए की वैल्यू है वो डॉलर की अपेक्षा कम ना हो, उसकी अपेक्षा क्या हो, बढ़ती रहे। तो इस समस्या को समाधान करने के लिए हम और हमारी जो डॉलर पे डिपेंडेंसी है वो भी कम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये न्यूज है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दिशा में हम इन सब मतलब कि बोस्त्रो नोस्त्रो अकाउंट का प्रयोग करें, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि बोस्त्रो नोस्त्रो अकाउंट क्या है। तो एक बोस्त्रो अकाउंट नोस्त्रो अकाउंट तब चर्चा में आया था जब नीरव मोदी ने फ्रॉड किया था, उसी दौरान ये चर्चा में आया था। तो नोस्त्रो अकाउंट क्या है, आवर मनी विथ यू, ऐसे याद रखो, मतलब कि हमारा दिल तुम्हारे पास है, इस तरीके से याद रखो। और बोस्त्रो अकाउंट से इस तरह से याद रखोगे, योर मनी विथ अस, मतलब आपका दिल हमारे पास है। कैसे, नोस्त्रो अकाउंट का मतलब है कि जो से कोई अमेरिका की बैंक है, जिसमें बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी बैंक है, और ये दोनों मिलकर मान लो एसबीआई में अपना अकाउंट ओपन करते हैं। अकाउंट ओपन करेंगे तो एसबीआई इन बैंकों के बिहाफ पे क्या देगा, सर्विस उपलब्ध देगा। तो इसको बोलते हैं क्या, बोस्त्रो अकाउंट। क्या बोलते हैं, आवर योर मनी विथ अस, मतलब आपका पैसा हमारे पास है। बात आ गई समझ में। तो इससे क्या होगा, यहाँ से कोई व्यक्ति अगर ट्रेड करने आएगा, कोई अगर बिजनेसमैन आएगा, तो इन बैंकों की सहायता से डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ से वो आसानी से ट्रेड कर पाएगा। और इस प्रोसेस को अगर आप उल्टा कर दो, मतलब कि अमेरिका की बैंक है, एसबीआई जाके इसमें अपना अकाउंट ओपन कर देती है, तो इस बैंक ऑफ अमेरिका बिहाफ ऑफ एसबीआई बैंक की
एसबीआई बैंक के बिहाफ पे क्या सर्विस देगा। तो अगर कोई इंडियन बिजनेसमैन यहाँ पे जाएगा तो वो आसानी से इंडियन रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट कर पाएगा और वहाँ के बिल पेमेंट हैं वो सारे कन्वर्ट कर पाएगा। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा नोस्ट्रो अकाउंट, बोस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। एक होता है लोरो अकाउंट जिसको बोलते हैं देयर मनी। ठीक है, आपको मेनली याद रखना है नोस्ट्रो अकाउंट और बोस्ट्रो अकाउंट, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये सारी न्यूज आपको हमने पढ़ ली। दूसरा कॉलेजियम सिस्टम चर्चा में है। कॉलेजियम सिस्टम आपको पता ही होगा, एक कमेटी होती है जिसमें एक सीजीआई होते हैं, 4 सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और 3 मेंबर ऑफ हाई कोर्ट के होते हैं। कब होते हैं? जब इनकेस हमको हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करना हो, ट्रांसफर्स करना हो, तब इसमें हाई कोर्ट के जज भी शामिल होते हैं, अन्यथा केवल सुप्रीम कोर्ट के जज इसमें शामिल होते हैं। तो एक प्रक्रिया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हमारे ये जो प्रक्रिया है कॉलेजियम सिस्टम, वो 3 जजेस बाद से आया। मतलब कि एक जजेस ने फैसला सुनाया, इस आधार पर इसको सत्यापित किया गया, कि इसको मतलब कि स्टेब्लिश किया गया, एक परंपरा स्टेब्लिश हो गई। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया है, ताकि जो कार्यपालिका हो या विधायिका है उसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न ना हो, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या हो, बनी रहे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ जज आर मेड, मतलब कि इसमें क्या होता है, इसकी कोई संवैधानिक बैकिंग नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा स्टेब्लिश हुआ है। मेनली संविधान में आर्टिकल 124 ये कहता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेंगे, और प्रेसिडेंट अगर चाहें तो वो कंसल्टेशन कर सकते हैं, किससे? जजेस से। इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन 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 इस पे जोर दीजिएगा कि 3 जजेस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन आपको मतलब कि स्वैच्छिकारी नहीं है, आप हम जो देंगे वो क्या है, बाध्यकारी है। इस बात पे आप गौर कीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए कई लोग इस पे प्रश्न उठाते हैं कि क्लोज डोर सिस्टम है, इस पे ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, लोग क्या करते हैं अपने अपने लोगों को उठाते हैं, तो ऐसे लोग कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें कॉलियम सिस्टम क्या कहता है, सरकार को सिफारिश भेजता है, सरकार इस पे विचार करती है, और सरकार को ऐसा लगता है कि देश की एकता अखंडता के लिए ये व्यक्ति खतरनाक है, तो उसको अपॉइंटमेंट नहीं होने देती। इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा बात, अगर सरकार ने एक बार उस सिफारिश को वापस कर दिया और दूसरी बार उसका अनुमोदन कॉलियन सिस्टम ने वापस भेज दिया, तो सरकार को उस सिफारिश को मानना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार एक 99वां संविधान संशोधन 2014 में लेके आई, और उसके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया, जिसमें न्यायपालिका ने इसको क्या किया, खत्म कर दिया। बोल लिया कि संवैधानिक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या करेगा, हनन करेगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में कार्यपालिका विधायिका का हस्तक्षेप करेगा, इसलिए इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों चीजें पढ़ी। एक ट्रस्ट चर्चा में है, नेशनल मिनरल एक्स एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। इसको माइंस मिनरल अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत सेक्शन 9C के तहत स्टेब्लिश किया गया नॉन प्रॉफिट ऑटोनॉमस बॉडी है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम क्या करें, इस जो भी फंड मिलेगा उसको रीजनल डिटेल में हम इसको एम्फेसाइज करेंगे, स्ट्रेटजी करेंगे, क्रिटिकल मिनरल में इसको एक्सप्लोर करेंगे, और वहाँ का जो समुदाय है, जो जनजाति समुदाय उस क्षेत्र में रहता है, उसके विकास के लिए हम क्या करेंगे, उसको देंगे, ताकि वो जो मिनरल वहां से निकल रहे हैं, जनजाति समाज है उसका विकास भी साथ साथ हो सके। ठीक है, इसको 2% इसको लगाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा एक ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन चर्चा में है। आपने सुना होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो मोदी जी ने कहा कि हमारा हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो वो कहा कि स्विस बैंक में हमारे नेताओं का, लोगों का धन है वो इकट्ठा है, उसको वापस लाएंगे। तो उसी एक रणनीति के द्वारा सरकार ने एक एग्रीमेंट किया जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंडिया ने फोर्स एक्ट की एक स्विस बैंक अकाउंट की डिटेल पाई है, जो पार्ट है ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत। ये पीरियोडिक आधार पे कलेक्शन और ट्रांसमिशन बल्क में सरकार टैक्स पेयर की जानकारी दी जाती है सोर्स कंट्री के द्वारा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। और ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और मल्टीलेटरल कन्वेंशन के आधार पर इस जानकारी को शेयर किया जाता है। बस इतना ध्यान रखेंगे कि जानकारी शेयर करने का क्या है, टूल है ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे ज्यादा आपको कुछ ध्यान
नहीं रखना है। ठीक है, डूम लूप चर्चा में है। अकॉर्डिंग टू कुछ अर्थशास्त्री बोल रहे हैं कि जो जो डूम लूप है यूरोप में हमको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि इकोनॉमी का अगर कोई एक पार्ट इफेक्टेड होता है तो उसके द्वारा कोई दूसरा पार्ट भी इफेक्टेड हो जाएगा, ये इसलिए चर्चा में है। जैसे कोई अगर डॉलर स्ट्रॉन्गर हो रहा है तो लोअर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगी। बात आ रही समझ, अगर डॉलर मुकाबला होगा तो हमारे पास अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो जो रीजनल जो करेंसी है उनकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, जैसे आपको रुपया के संदर्भ में देखने को मिल रही है। तो वहां की जो कमोडिटी है उसकी प्राइसेस क्या होगी, कम होगी। लोअर ग्लोबल ट्रेड देखने को मिलेगा और ग्लोबल ग्रोथ होगी वो क्या होगी, कम होगी। अब देखो एक पार्ट में चेंज हुआ तो इकोनॉमी के दूसरे पार्ट में भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डूम लूप। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर किसी इकोनॉमी के एक पार्ट में चेंज हमको देखने को मिलता है तो दूसरे पार्ट में वही चेंज होगा, मतलब कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो इसको बोलते हैं डूम लूप, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा ऐसा देख सकते हैं कि अगर कोई बैंकिंग सिस्टम अगर हमारे किसी देश का करप्ट है, मतलब कि अच्छा मतलब कि परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, कैपिटल का निर्माण नहीं होगा, एसेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो और फिर क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी डिस्ट्रॉय होगा। तो ये सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसलिए बोलते हैं डूम लूप। ठीक है, कुछ इस तरह का लूप होता है। दूसरा, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में है। किर्गिस्तान ने एक एक्सरसाइज है जिसको मास्को लॉर्ड के द्वारा की जा रही थी, मतलब कि हमारे रसिया के द्वारा की जा रही थी, तो उनने कैंसिल कर दिया है। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि नाटो की तरह है। इसमें कुल मिलाकर 8 देश हैं, बेलारूस, रसिया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और अर्मेनिया। ठीक है, इन देशों के नाम याद रखिएगा। जैसे नाटो के द्वारा अपने जो सहयोगी देश हैं, जो यूक्रेन के आधार पे जो युद्ध अभी चल रहा है, उनकी सुरक्षा की जाती है। बोलते हैं अगर इन देशों पे हमला होगा तो मानेंगे कि अमेरिका पे हमला है, तो अमेरिका क्या करेगा, उनकी सुरक्षा करेगा। वैसा ही रसिया ने कहा है कि अगर बेलारूस रसिया ने कहा है कि बेलारूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया पे हमला होगा तो वो माना जाएगा कि रसिया पे हमला होगा और हम लौट कर उसका क्या करेंगे, रिटेलिएट करेंगे। तो ये सारी बातें हैं। तो आप देख सकते हैं रसियन है इसका मेंबर, बेलारूस है इसका मेंबर। ठीक है, एक कजाकिस्तान है, ये नीचे ताजिकिस्तान है, आर्मेनिया आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये सारे इसके क्या है, मेंबर हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। मैंडेटरी फसाई चर्चा में है। फसाई मतलब कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने मैंडेटरी कर दिया है कि अगर फॉरेन फूड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमारे देश में अगर स्टेब्लिश होती हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। और हमको ये 5 कैटेगरी फूड कैटेगरी में देखने को मिलता है, जिसमें एग पाउडर, इन्फेंट फूड, और भी कोई न्यूट्रिकल्स। ठीक है, इफेक्टिव ये हमारे कुछ 1 फरवरी 2023 से इफेक्टिव होंगे। अब फसाई है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करती है, एजेंसी है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत स्टेब्लिश हुई। ये फूड सेफ्टी संबंधित रेगुलेशन इंडिया में करने का प्रयास करती है। अब +F लोगो भी इसी के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, ईट राइट मूवमेंट इसी के द्वारा जारी किया गया। तो आप इसको देख देख सकते हैं। ये संस्था अक्सर चर्चा में रहती है, इससे प्रश्न बनने के चांस हमेशा बने रहते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब वीएलसी मीडिया सरकार ने बैन कर दिया था, तो हमारे न्यूज चर्चा में थी, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये हमारे देश में प्राइमरी लॉ है जो डीलिंग करता है साइबर क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स से। और लेजिस्लेशन से संबंधित कुछ रूल बनाए, इंटरमीडिएट गाइडलाइन रूल 2011, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइन, डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल 2021 इसी के तहत बने। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, डिजिटल सिग्नेचर, प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम, ई गवर्नेंस संबंधित हमारे देश में रेगुलेट करने का प्रयास करता है, इंप्लीमेंट करने का इसके द्वारा प्रयास किया जाता है। और साइबर अपलेट जो इसके तहत साइबर अपलेट ट्रिब्यूनल टू रिजॉल्व डिस्प्यूट के लिए स्टेब्लिश किया गया है। तो साइबर से संबंधित जितने भी मतलब की डिस्प्यूट है उनको रिजोल्व करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, इसमें एक सेक्शन 69A है। ये सरकार को पावर देता है कि आप डायरेक्शन दे सकते हैं किसी स्टेट फ्रेंडली रिलेशन अगर आपके किसी अन्य देश के साथ हैं, और अगर कोई ई कंटेंट आपके इन देशों पब्लिक ऑर्डर स्टेट के साथ मतलब कि
रिश्तों को बाधा उत्पन्न करता है तो सरकार उसमें क्या कर सकती है, निर्देश दे सकती है और उसको बैन करने का आदेश दे सकती है, जैसे चाइनीज ऐप टिकटॉक को बैन किया गया। ठीक है। इसी के तहत 67A के तहत पनिशमेंट, कोई पब्लिशिंग ट्रांसमिसिंग मटेरियल सेक्सुअल जो हमारे लिए हो तो उसको भी सरकार बैन कर सकती है। पनिशमेंट, कोई प्राइवेसी का वायलेशन करता है तो भी बैन कर सकती है। साइबर टेररिज्म में भी सेक्शन 66F बैन कर सकते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट में 66C देख सकते हैं और रिस्ट्रिक्शन फ्री स्पीच में भी इसको हम देख सकते हैं। तो आपको मेनली याद रखना है ये वाला 69A, और कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है। एंसेंट सेडिमेंट्री डीएनए चर्चा में है, तो कुछ यूनिवर्सिटी ने कुछ मतलब कि अध्ययन किया है जिसको बोलते हैं सेडा डीएनए, और डीएनए के बारे में आपको पता ही है। ये ओशन डिस्कवरी प्रोग्राम के तहत इसको लॉन्च किया गया। इस डीएनए का मतलब है कि मिलियन ईयर ओल्ड, या फिर मेक इट पॉसिबल टू स्टडी रिस्पॉन्स ओशियन इकोसिस्टम टू क्लाइमेट चेंज, मतलब कि ओशियन इकोसिस्टम का हम स्टडी कर सकें, उससे संबंधित डीएनए का स्टडी कर सकें जो क्लाइमेट चेंज के लिए परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो गया है, तो इसको हम स्टडी करने का प्रयास करते हैं। ये क्या करता है, एक मतलब कि अनुलेखन होता है, उसको हम स्टडी करते हैं, बस इतना सा कर सकते हैं। जो ओशियन में पास्ट में और वैन में कब था उसके संबंध में स्टडी करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। बस इतना से ध्यान रखना है, इसमें याद रखने की और जरूरत नहीं है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, अर्की हो गया, नॉन फॉजिलिंग हो गया, तो इनके संबंध में इनके डीएनओ का हम क्या करते हैं, स्टडी करने का प्रयास हम करते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाकालेश्वर टेम्पल कॉरिडोर का अभी इनॉग्रेशन किया है, जैसा आपने कई लोगों ने देखा। काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, कभी विजिट कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण सुंदर सा एक कॉरिडोर है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कमेंट करके आप भी ये बताइएगा कि 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ है, किस किस स्टेट में है, आप ये बताइएगा। ठीक है। और कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। महाकालेश्वर टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। एंसेंट सिटी है, क्षिप्रा नदी के किनारे देखने को मिलती है। और इससे संबंधित कालिदास थे, जो संस्कृत पोइट हमको देखने को मिलते हैं, गुप्ता समय में थे। इनने इस टेम्पल का जिक्र मेघदूत में किया। ठीक है। इनका एक कृति है, इसमें किया, इसको ध्यान रखेंगे। 1234-35 में इस्तुतमिश ने इसको मतलब कि इसमें रेड पाड़ी और इस कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर इसमें मराठा जनरल राणोजी सिंधिया ने इसको दोबारा 1734 में बनवाया, और रीजन में थे बाजीराव फर्स्ट के दौरान इसको बनवाने का प्रयास किया गया। उज्जैन सिटी को प्रीवियसली हम अवंत का भी बोलते हैं। ठीक है। और इसमें उस टाइम पे कई बाहर से लोग पढ़ने के लिए आते थे, काफी फेमस सिटी थी। राजा विक्रमादित्य की सिटी इसको माना जाता था, गुप्ता साम्राज्य भी इससे संबंधित था। ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सरकार ने एक टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट चालू किया है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं टेली मानस। ठीक है। इसके द्वारा 24/7 आप कॉल सेंटर के माध्यम से मेंटल आप कोई आपको मतलब की प्रॉब्लम है उसके माध्यम से चर्चा कर सकते हैं। ई आप सुझाव डॉक्टरों से ले सकते हैं, और ये आपकी प्रोसेस है, आपको इस प्रोसेस की जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर अगर हाँ आपको कोई प्रॉब्लम है मेंटली, तो आप उस प्रोसेस को जान सकते हैं, और कॉल के माध्यम से आप अपना सुझाव वगैरह आप अपना ई ट्रीटमेंट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। अब एक ग्रीन वॉशिंग एक्सरसाइज हमेशा चर्चा में रहती है, इससे संबंधित पूछा जा चुका है। इसमें क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, ग्रीन वॉशिंग कर देते हैं, फॉल्स क्लेम करते हैं कि ऐसा भी बोल देते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बना है वो हमारा क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इको फ्रेंडली है, जबकि वो ऐसा नहीं होता। मतलब कि इतना आप ध्यान रखो, बस वॉशिंग कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, जबकि वो पॉलिश क्या होती है, गलत होती है। और तथ्य और डेटा क्या होता है, गलत होता है। उस तथ्य और डेटा को छुपाने के लिए लोग क्या करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रीन पॉलिशिंग। जो कि क्या होता है, मतलब कि जो फैब्रिकेटेड क्लेम और डेटा होता है, टोटली इसमें कोई सत्यता नहीं होती है। बस इतना सा ध्यान रखना है, मतलब किसी भी बात को फैब्रिकेटेड करना, उस मतलब कि सत्य डेटा मतलब कि आम लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करना। ठीक है। इसलिए इसके बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग एक्सरसाइज। आप इस इतना आपको बस याद रखना है। ठीक है। COP27 में कोका कोला कंपनी के मतलब कि प्लास्टिक पॉल्यूटर हमको देखने को मिलता है।
ठीक है, कोका कोला कंपनी, और इसलिए इसके विरुद्ध लाया गया था, ग्रीन वॉशिंग का यूज ये कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है ग्रीन वॉशिंग टेक्नोलॉजी क्या है। नॉर्थ कोरिया चर्चा में है, तो क्या क्यों चर्चा में है हमें ध्यान नहीं रखना है, हमें इसका कोई ज्योग्राफी देखना है। तो ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं 38 पैरेलल लाइन है, नॉर्थ कोरिया उत्तर कोरिया को अलग करती है, नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। ये येलो सी है, सी ऑफ जापान है, येलो रिवर है, ठीक है। और ये कुछ आपको यहाँ पे सी ध्यान रखना है, नॉर्थ कोरिया है, रिजर्वर है वो हमें ध्यान रखना है, इंचोन सिटी है ये ध्यान रखना है, सियोल सिटी है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फरतेस्ट ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी बातें, इसके नीचे जापान देखने को मिलता है, सी ऑफ जापान, ठीक है। ये आपको चीजें ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को चीजें पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।